नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। राहुल गांधी पर आज बहुत विस्फोटक खुलासा बीजेपी ने किया है, सबूत के पन्नों के साथ सो कॉल्ड टूल किट की कड़ियां जोड़कर। खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सामने आई। क्या खुलासा किया, क्या बताया, राहुल गांधी इस पर जवाब देंगे या नहीं, इन सब बातों का जवाब आज इस शो पर मिलेगा। दर्शकों, अमेरिका से दौरा कर प्रधानमंत्री मोदी भी लौटे हैं। राहुल गांधी भी अमेरिका का दौरा करके लौटे हैं। राहुल गांधी खुद और कांग्रेस पार्टी के नरेंद्र मोदी के यूएस दौरे को लेकर लगातार हमलावर है। तो वहीं आज बीजेपी ने अमेरिका के राहुल गांधी के दौरे को एक तरह से भारत विरोधियों का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ही बता दिया। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक इस्लामिक चरमपंथी संगठन जमाते इस्लामी से संबंध रखने वाला तंजीम अंसारी राहुल गांधी के न्यूयॉर्क इवेंट के आयोजकों में था। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे में उनसे मुलाकात करने वाली सुनीता विश्वनाथ को लेकर भी बीजेपी ने सवाल उठाया। आरोपों के मुताबिक सुनीता विश्वनाथ उस जॉर्ज सोरोस के साथ जुड़ी हैं जो खुले तौर पर भारत की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की बात करता है, जिसे लेकर इतना हंगामा पहले ही मच चुका है। सवाल पब्लिक का है कि क्या अमेरिका में राहुल गांधी की कथित मोहब्बत की दुकान जमाते इस्लामी ने सजाई थी? सुनीता विश्वनाथ के साथ राहुल गांधी की मुलाकात से क्या जॉर्ज सोरोस की भारत विरोधी धमकी का कनेक्शन जोड़ा जा सकता है? क्या इन आरोपों में दम है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो के नाम पर भारत विरोधियों के गठजोड़ में पहुंच गए हैं? आखिर एंटी नेशनल कौन है राहुल गांधी? क्यों मौन है? यही है आज सवाल पब्लिक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे में उनका जोरदार स्वागत हुआ था, लेकिन स्वागत के बीच मोदी का विरोध करने वाला एक स्पॉन्सर्ड ट्रक भी वॉशिंगटन की सड़कों पर घूम रहा था। इसमें लगी एलईडी में मोदी के खिलाफ जोरदार कैंपेन चलाए जा रहे थे। ऐसे ही कैंपेन के बीच सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी का विरोध करती एक महिला की तस्वीर भी वायरल हुई थी। दावे के मुताबिक ये तस्वीर उसी सुनीता विश्वनाथ की है जिनसे राहुल गांधी अमेरिका में मिले थे। दावों के मुताबिक सुनीता विश्वनाथ जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ काम करती थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा है कि राहुल गांधी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने जॉर्ज सोरोस की एक सहयोगी के साथ अमेरिका में जाकर मीटिंग की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट सलील शेट्टी के शामिल होने को लेकर हंगामा पहले हो चुका है, लेकिन अब की बार बीजेपी के आरोपों में सिर्फ जॉर्ज सोरोस के साथ कनेक्शन की भी बात नहीं है, बल्कि बीजेपी के आरोपों के मुताबिक बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार करने वाले जमाते इस्लामी से जुड़े व्यक्तियों ने राहुल गांधी के अमेरिकी कार्यक्रम का इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, ये भी कहा जा रहा है। सुनिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ये बयान। श्री गांधी की 4 जून की न्यूयॉर्क की बैठक में रजिस्ट्रेशन के लिए एक व्यक्ति का नाम और नंबर दिया गया। उस व्यक्ति के श्री अंसारी उनके संबंध पाए गए इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका से। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बारे में 28 फरवरी 2019 में यूएस कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक रेजोल्यूशन के बारे में कहा गया कि इसका संपर्क और संबंध जमाते इस्लामी के साथ है। ऐसा क्यों है कि पब्लिक डोमेन में जिनका संबंध और संपर्क जमाते इस्लामी के साथ है, उनका सहारा लेने
देने की कांग्रेस पार्टी को नौबत आ पड़ी। स्मृति ईरानी जमाते इस्लामी के खिलाफ अमेरिकी संसद के एक प्रस्ताव की भी बात कर रही थी। ये प्रस्ताव मेरे हाथ में है इस वक्त और ये दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। इसमें यहाँ सबसे पहले लिखा है कि एक्सप्रेसिंग कंसर्न अबाउट द थ्रेट पोस्ट टू डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स बाय थियोक्रेटिक ग्रुप्स ऑपरेटिंग इन साउथ एशिया। फिर यहाँ पर लिखा है फ्रीडम वॉज वन एट द कॉस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30 लाख डेथ्स, यानी 30 लोगों के मरने के बाद इस देश में हमें आजादी मिली। 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घर से बेघर हुए, 2 लाख औरतों का रेप हुआ और मेनी एट द हैंड्स ऑफ इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स लेड बाय जमाते इस्लामी। और ये रेप्स, डिस्प्लेसमेंट, मर्डर्स सब काफी में कई लोग जमाते इस्लामी इसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल था। इसके अलावा ये कह रही हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स दैट रिसीव फेडरल फंड सच एज इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इनकी लीडरशिप जो है वो जमाते इस्लामी के साथ अफिलिएशन है। और अब मैं आपको बताना चाहती हूं, ये राहुल गांधी का जब दौरा हुआ था 4 जून को 2023 को, तो एनआरआई इंटरैक्शंस के रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर जिनका दिया गया था वो हैं तजीम अंसारी, जिनका नाम स्मृति ईरानी जी ने लिया था। और तजीम अंसारी की कनेक्शन बताई जा रही है विद ऑर्गेनाइजेशंस जो कहीं ना कहीं जाकर इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसकी बात यहां पर की गई है कि इनके कनेक्शन, इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के कनेक्शन जमाते इस्लामी के साथ है। और ये सुनीता विश्वनाथ की तस्वीर राहुल गांधी के साथ, और यहां सैम पिट्रोडा भी बैठे हुए हैं। ये तमाम दस्तावेज आज स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री ने देश के सामने रखे। अब आपने स्मृति ईरानी के ये आरोप सुने हैं कि इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका से संबंध रखने वाले तंजीम अंसारी ने राहुल गांधी के न्यूयॉर्क इवेंट का आयोजन किया। मैंने दस्तावेज दिखाए। यहां मैं आपको ये भी बताना चाहती हूं कि बीजेपी ने राहुल गांधी के ऊपर से ताजा हमले बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय के खिलाफ कर्नाटक में हुई एफआईआर के बाद किए। अमित मालवीय ने 10 दिनों पहले राहुल गांधी पर एक एनिमेटेड वीडियो पोस्ट किया था और इस आधार पर सवाल किया था कि क्या राहुल गांधी विदेशी ताकतों का मोहरा है। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी के ऐसे संबंधों को एक्सपोज करने के बाद कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है। उधर कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया है कि लोगों को एंटी नेशनल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो सवाल करते हैं। राहुल गांधी निर्भीक नेता हैं, उन्हें भारत विरोधी ताकतों का मोहरा कहना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फेक न्यूज फैलाने वाले बहुत बच ले, अब कानून उनका हिसाब करेगा। यानी कि कर्नाटक में तो सरकार आ गई है, कानून का हिसाब होगा। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, राहुल गांधी के न्यूयॉर्क इवेंट से जमाते इस्लामी कनेक्शन के बीजेपी के आरोपों में कितना दम है। सवाल नंबर 2, जॉर्ज सोरोस से लेकर जमाते इस्लामी से कनेक्शन के आरोपों पर क्या राहुल गांधी सफाई देंगे। क्या कांग्रेस का यह दावा सही है कि राहुल गांधी सवाल करते हैं इसलिए उन्हें एंटी नेशनल बताने की साजिश हो रही है। यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, लोकेश जिंदल कांग्रेस के नेता हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आनंद दुबे नेता हैं शिवसेना के, सुभ्राशा जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेरा पहला सवाल जाता है सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पास। मैं कुछ ही समय में सुधांशु त्रिवेदी जी के पास जाऊंगी, लेकिन मैं लोकेश जिंदल जी से पूछना चाहती हूँ। लोकेश जिंदल जी,
राहुल गांधी को अब तक तो जवाब देना चाहिए। क्या ये जो आरोप बीजेपी ने लगाए हैं ये सही हैं? सुनीता विश्वनाथ एक इकलौती ऐसी तस्वीरों में, वायरल होती तस्वीरों में नजर आ रही हैं प्रोटेस्ट करती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे में, और उससे कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी की मीटिंग में थे। तंजीम अंसारी जमाते इस्लामी के ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। अब देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ क्या राहुल गांधी की कोई भी रिश्तेदारी है, कोई बातचीत है, कोई कनेक्शन है? इस पर तो देश हित में कोई ना कोई जवाब आना चाहिए। नमस्कार नाविका जी। नाविका जी, हम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हम राष्ट्र और सरकार के बीच में जो फर्क है उसे समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, राष्ट्र जो है वो सरकार से भिन्न है, सरकार राष्ट्र में है, राष्ट्र सरकार में नहीं है। अगर हम सरकार की आलोचना करते हैं इससे हम राष्ट्रद्रोही नहीं हो जाते, परंतु वर्तमान जो भाजपा की आइडियोलॉजी है उसके तहत अगर आपने सरकार की आलोचना कर दी तो आपने राष्ट्रद्रोह कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सुनीता विश्वनाथ से बात करना एक राष्ट्रद्रोह है? क्योंकि वह सरकार की आलोचना करती है, इसके तहत उनसे बात करना राष्ट्रद्रोह हो जाएगा। अगर हम सरकार की किसी भी नीति पर प्रश्न पूछते हैं, उस पर कोई टिप्पणी करते हैं जो कि प्रेजेंट सरकार को स्वीकार ना हो, इसका सीधा हम पर ठप्पा लग जाता है कि हमने राष्ट्रद्रोह कर दिया। तो इससे तो लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो जाता है। इसका मतलब होता है केवल एक विचारधारा ही राष्ट्रहित है, केवल एक पार्टी ही राष्ट्र है और राष्ट्र को सरकार के अधीन कर दिया गया है। अगर स्मृति ईरानी जी के पास ऐसे तख्ता सबूत है कि वो जो सुनीता विश्वनाथन जो है राष्ट्रद्रोही हैं, तो वे सामने पेश करें, और अगर वे पेश भी करती है तो सरकार के पास बहुत माध्यम है जिससे वे कदम उठा सकते हैं। यहां पर स्मृति ईरानी जी एक सीधा आरोप लगा रही है राहुल गांधी जी पर राष्ट्रद्रोह का, जो कि डेफमेशन है, और इतने सीनियर पॉलिटिशियन को इतनी ओछी बात करना शोभा नहीं देता। आप एक अच्छे पद पर हैं, आप रूलिंग पार्टी से हैं, तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि अगर आप कोई भी बात एनिमेशन द्वारा या फिर अपने वक्तव्य में लाएं तो उसके तहत कुछ ना कुछ पुख्ता सबूत हो, उसके पीछे कोई एक वैलिड रीजन हो। इस तरह की लूज बातें करना एक डेफमेशन है और इसके खिलाफ लीगल प्रक्रिया की जानी चाहिए, और जो हुई वो अच्छा हुआ। यानी कि आप कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के जितने हिमायती हैं वो आज कह रहे हैं कि किसी को वीडियो डालना मना है, किसी को राहुल गांधी के लिए कोई भी आरोप लगाना मना है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप तो बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के हक में हैं, लेकिन बीजेपी कोई सवाल करेगी तो आप अमित मालविया के खिलाफ एफआईआर कर देंगे, और अब आप कह रहे हैं स्मृति ईरानी जी के खिलाफ भी होना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, पहला कि क्या राहुल गांधी सवाल पूछते हैं, कांग्रेस सवाल पूछती है, इसलिए आपने राहुल गांधी पर देशद्रोही का चार्ज लगाया है? नंबर एक। और नंबर दो, लोकेश जिंदल जी का कहना है कि इतने आक्रामक आरोप लगाने से पहले सरकार के पास इतने तंत्र हैं, उनको फैक्ट्स प्रेजेंट करने चाहिए और देशद्रोह का जवाब कांग्रेस जरूर देगी, क्योंकि ये एक सीरियस चार्ज है। जवाब दीजिए। देखिए, कुछ मामलों में किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। जैसे पाकिस्तान ने धारा 370 पर संयुक्त राष्ट्र संघ में जो बयान दिया उसमें राहुल गांधी को कोट किया। अब इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है, यहां पे मामला एकदम क्लियर कट है। इसके अतिरिक्त अनेक मौकों के ऊपर जो राहुल गांधी जी ने बाहर जाके बोला, अभी आपने देखा, अभी आपने देखा कि जो कुछ उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में जाके बोला, तो उसे किसने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया? पाकिस्तानी पत्रकार ने। अब इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। और फिर मैंने सिर्फ तार्किक बात कह रहा हूं, बाकी छोड़ दीजिए। राहुल गांधी जी को हमारी सरकार छोड़िए, मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी भारत में किसी विश्वविद्यालय में नहीं बुलाया जाता। ये अमेरिका में है और इंग्लैंड में ये कौन से मंच हैं जो राहुल गांधी जी को बुलाते हैं, जबकि ना वो विषय के विशेषज्ञ माने जाते हैं, ना उनकी कोई इंटेलेक्चुअल वाली छवि है। भाई मैं मान रहा हूं शशि थरूर जी को बुलाएं समझ में आता है, एक बार चिदम्बरम जी को बुलाएं समझ में आता है, जयराम रमेश जी को बुलाएं समझ में आता है। राहुल गांधी जी को भारत में उनकी कांग्रेस सरकार में भी कोई नहीं बुलाता था, वहां बुलाते और वो जाके वहां अगल बगल पृष्ठभूमि में लोग भी संदिग्ध दिखते हैं और सारी बातें अगेंस्ट में करते हैं। तो ये सारा परिदृश्य
क्या दिखाता है लोकेश जी, यह मेरे विचार से देश की जनता को सीधे समझ में आता है। इसमें आप चाहे जितना कानूनी पेच आड़ ले लें, मैं तो ऐसी दर्जन किताबें कोट कर सकता हूं बाहर की, जिसमें कांग्रेस के लिए, मतलब मैं शब्द यूज कर रहा हूं, हैसियत नहीं है कि जाके कानूनी नोटिस दे दें। ऐसा ऐसा कांग्रेस के बारे में लिखा हुआ है लोगों ने, प्रथम परिवार के बारे में, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। बस आज तो एक संदेह पैदा होता है कि भाई इस ढंग की चीजें हो रही हैं बाहर, तो वहीं पे क्यों हो रही हैं। और खासकर जब ऐसे लोग बयान देने वाले हैं कि हमने तो पैसे भी इकट्ठा वो कर रखे हैं, एक रकम भी अनाउंस कर रखी है कि मोदी जी की सरकार को गिराना है वगैरह वगैरह। और मजे की बात एक और बात है, राहुल गांधी जी की क्रेडिबिलिटी आप देखिए, वो इंग्लैंड में जाके बोलते हैं, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ कर देता है। वो अमेरिका में जाके बोलते हैं, पहले व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर जो बाइडेन तारीफ कर देते हैं। और इससे ज्यादा बुरा हाल क्या बताएं लोकेश जी, कि राहुल गांधी जी का ननिहाल इटली, उसकी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, वो भी मोदी जी की तारीफ कर देती हैं। अब इसके बाद ये हाल समझने के लिए किसी को बहुत ज्यादा अपने दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। सबको ये राज समझ में आता है कि हकीकत क्या है। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे पूछना, मैं लोकेश जिंदल जी आऊंगी आपके पास। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, इस देश में कई लोग ऐसे थे आपकी पार्टी समेत जो कहते थे कि देश में बोलने की आजादी खत्म हो रही है, देश में लोकतंत्र मरता चला जा रहा है। अब देश में पॉलिटिकल तौर पर अगर कुछ कहा जाए तो उस पर भी एफआईआर होने लगे, क्योंकि अब आपके हाथ में एक सरकार है राज्य की। तो क्या ये सही होगा? जो लोग कहते थे, और आप खुद कहते थे कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सब जगह दिखाइए, क्यों बंद कर रहे हैं? तो अमित मालविया को बोलने से क्यों रोक रहे हैं? ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने पत्रकारों पर एफआईआर हुई है, सच दिखाने पे पूछना चाहिए। आपको पूछना चाहिए जहां जहां आपकी सरकार है, नहीं कितनी एफआईआर आपने लोगों पे की है, पूछना चाहिए। और ये डाटा सामने आना चाहिए, किसी को छुपाना नहीं चाहिए इसमें। और जिस तरह की बातें भी सुधांशु त्रिवेदी जी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे विपक्ष में बैठे हैं बेचारे, असहाय हैं, उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। सब विदेशी ताकतें आ गई, विदेशी ताकतें देश पे हावी हैं, पैसे से सरकार बदल देंगी। तो भाई जब सब कुछ विदेशी ताकतें, पैसा सब बदल देंगी, तो आपकी यहां पे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है भाई? सरकार क्या कर रही है भाई? सरकार इतनी कमजोर तो हिंदुस्तान की है नहीं। आपने कर दी तो पता नहीं, इतनी कमजोर तो हिंदुस्तान की सरकार नहीं है कि कोई भी बाहरी आएगा, पैसा खर्च करेगा, हिंदुस्तान की सरकार गिरा देगा। इसके मतलब आप सिंपैथी लूटना चाहते हैं या हकीकत में ये बात कर रहे हैं? और हकीकत में कह रहे हैं तो आपकी जो इफिशियंसी, उस पर शक हो रहा है। इसके मतलब आप कहीं ना कहीं आप कमजोर हैं। इस तरह की बातें मत कीजिए। हिंदुस्तान बहुत मजबूत है, ये कोई ताकत वागत इसको नहीं हिला सकती। आप खुद ही हिले हुए हैं तो हम क्या कर लें भाई? तो इसलिए आप मुद्दों पे बातें कीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। एफआईआर की बात आपने की तो डाटा निकलवा लीजिए। सारा दिन इनका एक ही तो धंधा है भारतीय जनता पार्टी का कि एफआईआर करो, डराओ, धमकाओ। तभी तो पूरी विपक्ष की पार्टियां एक साथ आई हैं। क्यों आई हैं? कई विपक्षी दल ऐसे हैं जिसमें आपस में वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन मनभेद नहीं है, फिर भी एक साथ आए। क्यों? क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र बचाने की बात है। जो टमाटर 100 के पार आपके साथ आए हैं, उनमें से भी कई हैं जो एफआईआर बहुत डालते हैं। आप जानते हैं बंगाल की सरकार कितने एफआईआर डालती है, अरविंद केजरीवाल ने शीश महल के खुलासे पर कितने एफआईआर डाले, ये तो आप बीती है। लेकिन केरल में कितने एफआईआर होते हैं वो नहीं पूछेंगे, सीपीएम को साथ बिठाएंगे, लेकिन यहां आकर लेक्चर देंगे और कहेंगे कि सब कुछ ऐसे डरे हुए हैं और हमारे पास इंटेलिजेंस तंत्र नहीं है। के साथ अन्याय क्या 5 सेकंड भी नहीं बोलने देंगे? आप पूरे 120 सेकंड आप पूरे 120 सेकंड बोल चुके हैं। अरे 5 सेकंड मांग रहा हूं। अच्छा, 5 सेकंड में क्या फर्क पड़ रहा है नाविका जी? आप नहीं बिल्कुल, 5 सेकंड आपके लिए क्या है? 10 सेकंड देती हूँ आपको, 10 सेकंड देती 5 के लिए। मैंने कहा सुधांशु जी से जरूर पूछ लीजिएगा, झोला लेके जाते हैं क्या सब्जी लेने? कभी टमाटर 100 के पार है, लेकिन इनके सेकंड नहीं है, चेहरे पे कोई चिंता नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? हम तो बैठे आराम से, होगा 100 रुपए, चलने दो। 100 रुपए क्या है? सोचो, डीजल पेट्रोल 100 के पार, टमाटर 100 के पार, तेल 200 के पार, लेकिन वो शांति से बैठे हैं। होगा, ये कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि आम आदमी का मुद्दा है ना, ये कोई मुद्दा नहीं है। इनके लिए मुद्दा याद करा दूं, जिन राज्यों में आपके दोस्तों की सरकारें हैं वहां भी यही रेट चल रहा है
और सारे टमाटर जो हैं वो दिल्ली में नहीं उगते। लेकिन अरे तो सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। वैसे मुझे नाविका जी लगता है अनुराग भदौरिया जी डिबेट करने आते हैं या बैले नृत्य करने के लिए आते हैं। ये कह रहे हैं हिलने लगे, इतना हिलते डुलते हैं भाई। अच्छा, मतलब आप तो विचित्र स्टाइल में डिबेट करते हैं। जितना आपका जबान नहीं हिलती उससे ज्यादा शरीर हिलता है। खैर अच्छा। मैं इस बात का जवाब देता हूं। वास्तविकता में क्या है, इनसे जिसे मुद्दे की बात कहते हैं, हाँ इस समय टमाटर के दाम बढ़े हुए हैं, पर केवल 15 दिन पहले ही तो बढ़े हैं ना, एक विशेष परिस्थिति में। आगे आप देख लीजिएगा, स्थिति नियंत्रण होगी। पर जो सवाल उठाया गया है कि ये बताइए कि अधिकांशता सारे के सारे विपक्ष के ही राज्य क्यों हैं जहां पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर है। और मैं दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं, पेट्रोल एक ऐसी चीज है जिसका देश में अलग अलग दाम होता है। चूंकि उस पर 3 प्रकार के टैक्स लगते हैं। 1/3 लगभग कंपनियों का होता है, 1/3 केंद्र का टैक्स होता है। नई बात बता रहे हैं, सुनो भारतीयों सुनो, नई बात है ये। हमारी केंद्र सरकार ने 2 बार अपना टैक्स कम किया है, राज्य सरकारों ने 2 बार कम किया है। माफ कीजिए, ये अगर मुझे टमाटर के दामों की चर्चा करनी होती तो मैं उसका डिबेट रखती। यहां जब देश तोड़ने की बात आती है तो इनको गरीबी की याद आ जाती है, दामों की याद आ जाती है, इनको याद आ जाती है बेरोजगारी की, आगे पीछे नहीं आती। इनसे सवाल पूछे सुधांशु त्रिवेदी जी तो इनको ये सारे तमाम चीजें याद आ जाती हैं, लेकिन दोस्तों के बारे में टिप्पणी नहीं। देखिए कमाल की बात है सुधांशु जी, असली मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। मैंने कहा अगर विदेशी शक्तियां देश पे हावी हो रही तो सरकार क्या कर रही है? तो सरकार की है, सरकार इतनी कमजोर है क्या हमारे देश की? हमारे देश की सरकार इतनी कमजोर नहीं हो सकती। अच्छा अनुराग भदौरिया जी जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है, जवाब दे रहे हैं सुधांशु जी। कृपया सुनने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें, जरूर सुनाई देगा, जरूर सुनाई देगा। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दे रहे हैं, आपका फेडर डाउन कर रही हूं सुधांशु जी। भाई देखिए, इनको कायदे से डिबेट करनी हो, बीच में आके कभी कुछ चीखना चिल्लाना शुरू कर देना। खैर मैं जवाब देता हूं। देखिए हमने ये नहीं कहा हमारी सरकार कमजोर है, हमारी सरकार हर चीज पे नजर रखे हुई है। हर चीज का लीगल नहीं मॉरल जवाब भी चाहिए। क्यों ऐसा होता है कि राहुल गांधी जी के बयान कोट किए जाते हैं पाकिस्तान के द्वारा? अरे आज तक कांग्रेस के भी इतिहास में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ या उनका ऐसा नेता नहीं हुआ जिसको जाके उन्होंने कोट किया हो पाकिस्तान ने। मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद गए थे कि नहीं पाकिस्तान, और ये कह रहे हैं कि आप हटाइए मोदी जी को, शर्म आनी चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ इंदिरा जी के जमाने में, नेहरू जी के जमाने में, नरसिम्हा राव के जमाने में। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती। और तो और हाफिज सईद का बयान है जिसपे वो कांग्रेस की तारीफ कर रहा है कि ये मोदी और उसके लोग खराब हैं, भारत में अच्छे लोग भी हैं जैसे कि कांग्रेस, और अगर न जरूरत ना हो तो जाके देख लीजिए, कहिएगा तो वो भी दिखा देंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ऐसे नहीं कहना चाहते हैं। और कानूनी एजेंसी तो अपना काम कर ही रही है। उन सबको तो जितने ये लोग थे वो सब तो हैसियत में आई गए, हुर्रियत वालों से लेकर सारे। मगर देश की जनता ने भी सब कुछ देखा है और वो भी उस बात का सही प्रत्युत्तर दे रही है। इसलिए मैंने ये सवाल किया था कि जिसको भारत के विश्वविद्यालयों में कोई नहीं बुलाता, उनकी सरकार में कोई नहीं बुलाता, उन्हें अचानक विदेश में ये कौन से प्लेटफॉर्म है जो बुलाते हैं और कहां से जाके वो भारत विरोधी ही बात करते नजर आते हैं। इसलिए सिंपल सी बात। और रही स्मृति ईरानी के चैलेंज की, तो राहुल गांधी जी को याद रखना चाहिए, पॉलिटिकल चैलेंज दिया था तो अपनी खानदानी जागीर से उड़ गए थे। और जहां तक लीगल चैलेंज की बात है तो वो भारत के उन चंद नेताओं में से एक हैं जो अदालत की चौखट पर मुंह की खाकर माफी मांग चुके हैं चौकीदार चोर वाले बयान के ऊपर। और वो भारत के उन चंद नेताओं में से एक हैं जो फिलहाल मुचलके के ऊपर हैं। वो भारत के चंद नेताओं में से एक हैं जो आरएसएस पर टिप्पणी करने के लिए मुकदमा अभी भी देख रहे, झेल रहे हैं। तो मुझे लगता है लोकेश जी ने जो बात कही है उस पर सहसा काम न कीजिए, विचार काम कीजिए, सोच समझ कर कदम बढ़ाइएगा। क्योंकि अभी तक राहुल गांधी जी ने जहां जहां कदम बढ़ाए हैं, तो कहावत है ना, तो जहां जहां चरण पड़े राहुल के तहता बंटाधार हुआ है। तो सोच समझ के कदम आगे बढ़ाइएगा कि कांग्रेस का बंटाधार करना है, बेड़ा पार व्यक्तिगत रंजिश की तरह क्यों देख रहे हैं आप राजनीति को व्यक्तिगत रंजिशों की तरह क्यों देखते हैं आप? देखिए, राजनीति में प्रत्येक जनप्रतिनिधि जो है पाकिस्तान के बारे में कोई टिप्पणी करेगा, अगर पाकिस्तान सरकार उस बात को कहती है तो इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
आप समझिए बात को, अगर यूनाइटेड नेशन में कोई मुद्दा उठता है या किसी भी व्यक्ति की अच्छा। टिप्पणी को उठाया जाता है, अगर नीति के ऊपर डिस्कशन होता है, इसी तरह से लोकतंत्र काम करता है। अच्छा, आपने एक आपकी आप जो विचारधारा पाकिस्तान के है, साथ वो सुर एक से धारणा सुर के ऊपर मिलाकर है। लोकतंत्र भारत में चलाना चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। आप जिस तरह से नीतियां बनाते हैं वो धारणा के आधार पर होती है, जिसमें नफरत बहुत बड़ा काम चलिए, करती है। उनके आपने लोकतंत्र को एक देखा धर्म, है एक लोकेश जिंदल समुदाय, जी। एक राष्ट्र के प्रति लोकेश जो जिंदल नफरत जी, फैलाने का एजेंडा किया लोकेश है। जिंदल जी, पाकिस्तान का लोकतंत्र तो देख लेते, फिर अरे बोलते। तो आप अभी भाजपा भारत को अगला पाकिस्तान बनाने पर आतुर है। भाजपा वही गलती कर रही है जो पाकिस्तान ने की है। अब आप कहेंगे कि भारत पाकिस्तान का बन गया। मॉडल अडॉप्ट कर सुधांशु चुकी जी, है। सुधांशु जी, इस देश के किसी भी नागरिक को ये वाक्य गवारा नहीं होगा। जवाब दीजिए आप, ये जवाब दीजिए, क्या भारत पाकिस्तान बन चुका है? हाँ, मैं जवाब देता हूं। देखिए, वास्तविकता में पाकिस्तान की जो आज आर्थिक स्थिति है वो उनकी सरकार की निरंतर गलत आर्थिक स्थितियों और जिसे हमारे यहां कहा गया ऋणम कृत्वा घितम पीवेत, उधार पियो और मौज करवाओ, सबको बांटते रहो, उस कारण से हुई है। उस आधार पर तो आप ले जा रहे हैं, देश को उस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर बड़े आश्चर्य की बात है और बड़े दुख और कष्ट की बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि अगर पाकिस्तान का भी रेफरेंस लेते हैं तो गलत नहीं है, परंतु मैं सिर्फ 2 वाक्य कहता हूं और ये दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। राहुल गांधी जी ने जाके अमेरिका में ये कहा कि लोग, इंग्लैंड में कहा कि डेमोक्रेसी हैज फिनिश्ड, डेमोक्रेसी हैज फिनिश्ड, और उसके बाद आप कर्नाटक जीत गए तो फिनिश डेमोक्रेसी में जीत गए। और आपने कहा इंस्टीट्यूशंस आर फिनिश्ड, और अगर आप इस समय चुनाव आयोग अटल बिहारी वाजपेयी खुद सब कर्नाटक में सही था। मुशर्रफ के दो साथ अगर निर्णय आप जो कहते हैं कि हमारे खिलाफ आए सर्वोच्च न्यायालय से, वो भी सही थे। और मैं कुल कहना चाहता हूं, आपकी धारणा क्या है? लोकेश जी बार बार मत बोलिए, चलिए आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा ताकि दर्शकों को ध्यान आए। नहीं त्रिवेदी, मैं दर्शकों से कहता हूं, राहुल गांधी ने जाके विदेश में बोला मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेक्युलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट। और इनसे पूछिए बीजेपी सेक्युलर है तो कहते नहीं, बीजेपी इज कम्युनल एंड मुस्लिम लीग इज सेक्युलर। पूरा पढ़े, आईएसआईएस की बात सेक्युलर है और आरएसएस हिंदू को हराम है। बस केरला इतना काफी है आपकी धारणा बताने के लिए और आपके मन की घृणा को बताने के लिए। मैं आपको लोकेश जिंदल जी, मैं आपको रोकूंगी, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगी और मैं सुभ्राष्ट्रा जी को लाना चाहती हूं इस डिबेट में। सुभ्राष्ट्रा जी, एक तरफ तंजीम अहमद और तंजीम अंसारी जमाते इस्लामी से एक रिश्ता रखते हुए, एक तरफ लोकेश जिंदल कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर हमें कोट कर रहा है या राहुल गांधी को कोट कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, हम तो पाकिस्तान बनते चले जा रहे हैं। ये भारत को पाकिस्तान बनाना, जमाते इस्लामी जिनके ऊपर आरोप है इस देश में पार्टीशन के समय पर 2 लाख से ज्यादा औरतों का रेप करने का, लोगों को मारने का, काटने का, उनके साथ रिश्ते रखने वाले आज ऊंचे स्वर में ये कह रहे हैं कि हम भी उसी राह पर चल रहे हैं और हमसे कोई सवाल ना पूछे कि ये जमाते इस्लामी से क्यों हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो रही है अमेरिका में। क्या ये सही रवैया है और क्या स्मृति ईरानी जी के आरोपों में कोई दम है? नाविका जी, अगर स्मृति ईरानी जी के आरोपों में दम नहीं होता तो आज हम ये डिबेट नहीं कर रहे होते और आज तिलमिलाए कांग्रेस के लीडर्स यत्र तत्र सर्वत्र यह नहीं कह रहे होते कि राहुल गांधी के ऊपर जो टीका टिप्पणी की जा रही है वो व्यक्तिगत टिप्पणी है और उसको राजनीति से इतर करके न देखा जाए। सिंपल सी बात है, अगर ये इतने तिलमिलाए हुए नहीं होते कि पाकिस्तानी नेताओं ने इनके बयान को कोट किया, अगर ये इतने तिलमिलाए नहीं होते कि जॉर्ज सोरोस के साथ जिस महिला और उनके संगठन का नाता रहता है उसके साथ राहुल गांधी की तस्वीर वायरल होती है और उस वायरल तस्वीर पे चर्चा हो रही होती, तो आज हम किस बात की बहस के लिए बैठे हैं? नाविका जी, मैं पहले से मेंटेन करते आ रही हूं, आज फिर मैं वो बात दोहराना चाहती हूं। अमेठी की हार के बाद तिलमिलाए बौखलाए राहुल गांधी आज जिस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में करते हैं, उस लोकसभा क्षेत्र की अपनी नियत है, उस लोकसभा क्षेत्र की अपनी तासीर है और उस तासीर के अंतर्गत जितना पाकिस्तान कनेक्शन इनका बढ़िया होगा, जितना इस्लामी चरमपंथ और कट्टरपंथ की तरफ राहुल गांधी झुकेंगे या चरमपंथी उनकी तरफ झुकते दिखाई देंगे, राहुल गांधी को लगता है कि सियासी फायदा उनको होगा। और मैं ये बहुत दावे के साथ कहना चाहती हूं कि हो सकता है कि अगला चुनाव राहुल गांधी वायनाड से जीत भी जाए,
लेकिन राहुल गांधी की जो नेशनल पर्सपेक्टिव में जो उनकी छवि है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और आगे भी होगी। और ऐसा भी होगा कि राहुल गांधी को तो आज स्मृति ईरानी जी देशद्रोही कह रही हैं, कल पूरा देश उनको देशद्रोही कहेगा। आज आप बताइए, कभी भी राहुल गांधी पे चर्चा होती हो, आप मुझे बताइए कि क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी के किसी भी क्रेडिबल व्यक्ति ने राहुल गांधी की प्रशंसा में दो शब्द कहे? लेकिन हमारे देश में पर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है कि किसी ने किसी को तारीफ की कि नहीं, किसी ने किसी को अपनी यूनिवर्सिटी में बुलाया या नहीं। मैं आनंद दुबे जी आपसे पूछना चाहती हूं, कोई नहीं चाहता कि हमारे भारत में आपके आपस में वैचारिक सिद्धांतिक डिफरेंसेस होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता इस देश में किसी को भी भारत विरोधी कहना। लेकिन यह पूछना चाहती हूं कि आज स्मृति ईरानी जी ने जो तस्वीरें दिखाई, सुनीता विश्वनाथ, जॉर्ज सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन से उनके लिंक्स हैं, सलिल शेट्टी जी जो उनके साथ भारत जोड़ो में घूमते हैं, जॉर्ज सोरोस के साथ उनके भी ऑर्गेनाइजेशन से वो आते हैं, जॉर्ज सोरोस खुद एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करते हैं, ये सबको पता है। कोई नहीं चाहता कि कोई भारतीय नेता किसी को भी राष्ट्रद्रोही कहा जाए, लेकिन जब इस तरह के इत्तेफाक सामने नजर आते हैं, दस्तावेज नजर आते हैं, और मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप तो शिवसेना से है ना, उद्धव ठाकरे ग्रुप से, आप तो जानते हैं जमाते इस्लामी क्या ऑर्गेनाइजेशन है। जमाते इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहां पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बस कौन सी मस्जिद से चलेगी, ये सब वहां से ऑर्गेनाइज हो रहा है। आप किस सिद्धांत पे सपोर्ट करेंगे इसको, मैं पूछना चाहती हूं। नविका जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, आज की हमारी बड़ी बहन स्मृति ईरानी जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वह एक आगाज है कि 2024 के लोकसभा चुनावी के जो भाषण हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े बड़े नेताओं ने देने की शुरुआत कर दी। पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी जी की जो लोकप्रियता देश में बढ़ी है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उसी के प्रारूप में देखिए कि अगर आप किसी को हरा नहीं सकते तो उसे बदनाम करना शुरू कर दीजिए। आप बात कर रही हैं, तस्वीर दिखाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, अमित वाली में ट्वीट कर रहे हैं। अरे भाई, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने नवाज शरीफ के यहां बिरयानी खाने का जो अराजकीय कार्यक्रम किया था, वो क्या था? हमारा तो सबसे बड़ा शत्रु आज कोई है धरती पर तो पाकिस्तान है ना। और नवाज शरीफ कौन थे? प्रधानमंत्री जी, उनके साथ जाकर बिरयानी खाएं, तस्वीरें साझा करें। भारतीय जनता पार्टी कहती हम देशभक्त हैं। राहुल गांधी जी की तस्वीर दो लोगों के साथ वायरल करके कहते हैं ये लोग देशद्रोही हैं। विपक्ष के सभी नेताओं पर आरोप लगाया जाता है कि भैया ये सरकार की आलोचना करते हैं, इसलिए इनको देशद्रोही के कतार में खड़ा कर दो। मैं नहीं समझ पा रहा हूं ये कौन सी मानसिकता है। आप राजनीति मुद्दों पर करिए, विचारधारा पर करिए। आपकी हमारी राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई है, हमारे आपके मतभेद हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को बदनाम करते करते क्या राहुल गांधी जी भारत देश के नागरिक नहीं है? पर क्या राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे हैं, यही तो सवाल पूछ रहे हैं। पहले जब आप बात कर रहे हैं उस वक्त तो उद्धव ठाकरे जी साथ बैठे हुए थे, तब तो इसको कहा जा रहा था डिप्लोमेटिक कू हो गया है, तब तो आपने नाता नहीं तोड़ा था, नाता तो बाद में तोड़ा था। और मैं पूछ रही हूं, आपके सैद्धांतिक तौर पे आप जमाते इस्लामी के साथ हैं या नहीं? और जमाते इस्लामी के लोग अगर ऑर्गेनाइजर हैं तो ये आपको गवारा है या नहीं? मैं सिर्फ आपसे मुद्दे की बात पूछ रही हूं। मैं वही कह रहा हूं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपके पास इंटेलिजेंस है, देश विदेश में आपकी खुफिया यंत्रणा काम करती है। आप इतने लाचार हैं कि राहुल गांधी जी जमाते इस्लाम के लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, देश विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। ये बात है 4 जून का, आज हम अंतिम जून के समय में खड़े हैं। पहले और आप कह रहे थे कि बदनाम कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं एजेंसियां यूज करो। सुधांशु त्रिवेदी जी, आनंद दुबे जी कहना क्या चाह रहे हैं, दर्शकों को समझा दीजिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा। न करिए, डिफेंस क्या है कि आप बदनाम न करिए, आप फ्रंट पे आके खेलिए, पीछे से किसी के पीठ पे छुरा न भोंकिए। बताइए। देखिए, इनकी बात का तथ्यात्मक और राजनीतिक दोनों उत्तर देता हूं।
जो इन्होंने नवाज शरीफ की बात कही तो मुझे याद आ गया नाविका जी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह जी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, याद करिए, उनके लिए देहाती औरत जैसे शब्द और भी उन्होंने आपत्तिजनक बात कही थी, तो मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ने हुंकार भरते हुए कहा था कि 125 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री के बारे में बोलने वाला पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन होता है। ये थी हमारी, ये पाकिस्तान को आंख दिखती थी जब हम विपक्ष में थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 1995 में जेनेवा में पाकिस्तान भारत के लिए कश्मीर पे प्रस्ताव लेके आ रहा था, तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में जाकर नेतृत्व किया था उस प्रतिनिधिमंडल का, और सारा का सारा श्रेय नरसिम्हा राव सरकार को दिया था, जबकि हमारा घनघोर मतभेद था। यह था जब हम विपक्ष में थे। और अब आप कहते हैं, और मैं याद दिला दूं आनंद दुबे जी, आप तो समझदार व्यक्ति हैं, ये कहां बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ क्या बिरयानी खाई? भाई ऐसा है, मोदी जी वेजिटेरियन है, बिरयानी नहीं खाते, और वेज बिरयानी सिर्फ हिंदुस्तान में मिलती, पाकिस्तान में नहीं मिलती। और ये बिरयानी की कहानी जो आप लोग कह रहे हैं तो बहुत पुरानी हो गई जनाब। उसके बाद उरी और बालाकोट में तो उनको नानी याद दिला दी, नानी तो छोड़िए, छठी का दूध याद दिला दिया। भूल गए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के सांसद का बयान, उसने उनके विदेश मंत्री को कोट करते हुए कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब आए और आर्मी चीफ भी खड़े थे, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। कहां किस कहानी तो की बात पे लगे हैं? मगर अब राजनीतिक बात का जवाब देता हूं। शिवसेना की बेबसी, शिवसेना की यह मजबूरी समझी जा सकती है नाविका जी, कि आज ये उस गठबंधन के साथ हैं जो केरल में मुस्लिम लीग के साथ है, या उस गठबंधन के साथ है जो बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ है, या उस गठबंधन के साथ हैं जिसने इशरत जहां, याकूब मेनन, जाकिर नायक और जाने किस किस के लिए उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे वालों का समर्थन किया है। मुझे लगता है कि आज कोई शिव सैनिक जो सोचता होगा कि हम बाला साहब ठाकरे जी की विरासत के, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। मगर क्या करें, सत्ता की बलिहारी कहें या कुर्सी की लाचारी कहें, जिसकी वजह से उस कुर्सी की लाचारी ने शिवसेना को लाकर, उद्धव गुट को लाकर इस बेचारगी की स्थिति में खड़ा कर दिया है। तो मैंने तथ्यात्मक भी जवाब दे दिया और राजनीतिक भी जवाब दे दिया। अब नविका जी एक मिनट। आनंद, कांग्रेस पार्टी ने तो बालाकोट पर, पुलवामा पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर, हर चीज पर सबूत मांगा। अब सत्ता के लिए आप उनके साथ हैं और आज सिर्फ पूछा जा रहा है सवाल तो आप तिलमिला रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए। जब पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर हमारे सैनिकों ने मारा, हम सबसे पहले प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हो गए, हमने उनके सम्मान में कसीदे पढ़े। जब धारा 370 हटाई गई, हम प्रधानमंत्री जी के साथ उनके साथ खड़े हो गए। बदले में आप क्या करते हो? बदले में आप क्या करते हो? जहां जहां देशभक्ति दिखानी होती है, इस देश का हर नागरिक आपके साथ खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही आपको मौका मिलता है, अपने सहयोगियों के पीठ में छुरा भुकवाने का काम करते हो, उनकी पार्टी तोड़ने का काम करते हो, उन्हें जलील करने का काम करते हो, अपमानित करने का काम करते हो। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हम देशभक्त नहीं है? आपके यदि साथ खड़े हो तो हम बहुत बड़े देशभक्त। पीडीपी भी आपके साथ कुछ देर के लिए खड़ी थी, देशभक्त। जैसे ही दूर, देशद्रोही। मतलब जितने सहयोगी दल आपके साथ खड़े हो जाए, सब देशभक्त का सर्टिफिकेट मिल जाए, जैसे ही आपसे दूर हो जाए सब देशद्रोही हो तो जाए। यानी कि आपका कहना है कि अगर जमाते इस्लामी के साथ उठना बैठना हो रहा है तो उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि आप बीजेपी सबको देशद्रोही कहती है, यही कहना चाह रहे हैं अनुराग भदौरिया? आप भी यही समझते हैं कि जब तक एजेंसियां आती रहेंगी पॉलिटिकल पार्टीज पर, तब तक बीजेपी देशद्रोही है और कोई नहीं? देखिए, बीजेपी ये तो सच है कि बीजेपी ने जनता के साथ धोखा किया है। ये नामिका जी आप भी अंदर से मानती होंगी, बोल भले नहीं पाएंगी। आप भी अकेले में जब सोचती होंगी तो सोचती होंगी बीजेपी कितनी झूठी पार्टी है, क्या क्या इसने वादा किया था और क्या आप क्या बोलती है। मेरी चिंता अब वो ना क्या करें, उसका एक काम है जो जनता की बात करनी चाहिए, टमाटर की बात। आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप पब्लिक की बात करें। मैं क्या सोचती हूँ नहीं सोचती हूँ, मेरे मुंह में अपने शब्द की जरूरत नहीं है। मैं शब्दों की कारीगर हूँ, मैं अपने शब्दों का, मैं अपने शब्दों के मोती खुद पिरो लूंगी। आप अपनी बात कर रहे हैं।
हाँ, मैं भी अपने शब्दों के मोती पिरो रहा हूं। हम दोनों ही अपने शब्दों में मोती पिरोने में माहिर हैं और हमारे आपके ऊपर बीजेपी माहिर है। दिक्कत तो है ना नाविका जी, हम आम जनता है और हमारे आपके ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी वो ऐसे मोती पिरोती है कि जनता बेचारी आकर के ताकती रहती कि मोती गिरेगा, मोती गिरेगा, मोती सोती तो कुछ नहीं, वो बेचारे भूख के कगार पे पहुंच गए। सोचो आप, अब इन्होंने यही तो बोला था, सपने यही दिखाए थे। 2014 याद कीजिए, 2019 याद कीजिए, क्या वादे थे किसानों के लिए, क्या वादे थे? तो काला कानून उन्होंने बनाया। अनुराग भदौरिया जी, क्या आपको जॉर्ज सोरोस और जमाते इस्लामी पर कांग्रेस का जवाब नहीं चाहिए? मैं पूरी बात कह लूं, मैं पूरी बात कह लूं, मैं टमाटर पे आपसे अलग से खिलाफ आवाज उठाता है, इंटरव्यू करूंगी टमाटर पर। उसको बोलने आज जमाते इस्लामी अपनी बात तो कर लूं, हाँ, और जॉर्ज सोरोस पर सवाल पूछ रही हूं। अब आप बात भी नहीं करने देंगे। मैंने कहा जब छात्र इनके खिलाफ आवाज उठाता है, अपना अधिकार मांगता है, तो उसको ये टुकड़े टुकड़े गैंग बता देते हैं। किसान जब इनके खिलाफ खड़ा होता है, अपनी आवाज उठाता है अधिकार की, तो उसको खालिस्तानी पाकिस्तानी बता देते हैं। जब यहां पे यही हमारे लोग जो यहां पे खड़े पत्रकार बंधु या यहां पे जो लोग हमारे जो शहर के प्रबुद्ध वर्ग जब इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उनको प्रबुद्ध वर्ग को बोल देते हैं ये सुधांशु त्रिवेदी जी, ये बताइए, टुकड़े टुकड़े गैंग आपने बुलाया छात्रों को, या आप देशद्रोही किसी को बुलाते हैं, तो क्या ये सिर्फ अपनी राजनीति के लिए करते हैं? ये सवाल सब उठा रहे हैं, इसका जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि तंत्र आपके हाथ में है। आपका काम आरोप लगाना नहीं है, आपका काम है प्रूव करना, इन्वेस्टिगेट करना। इस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं फिर तथ्य बता देता हूं। मुझे लगता है कि खालिस्तानी गांधी जी के बंदर हो गए हैं, तो अलग बात है कि ना दिखाई पड़ता ना सुनाई पड़ता। अरे भाई, आज भी लोगों को याद है कि बाकायदा वो नारे लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और इतना ही नहीं, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, ये भी नारे लगे थे। मोदी जी की कब्र खोदने के नारे, मौत के प्रकार के नारे, ये सब तो देश को याद है। अनुराग भदौरिया जी, आपकी पार्टी में थे इमरान मसूद, बाद में कांग्रेस में आए, जो मोदी जी की बोटी बोटी काटने की बात कहे थे, इसलिए सबको ये बात पता। फिर देखिए डिस्टर्ब करने लगते हैं भाई, पता नहीं है क्या डिबेट करने के लिए आते हैं, सिर्फ चिल्लाने लगते हैं। अरे क्या डिस्टर्ब करने लगते हैं? आपसे सही बात बोलो तो डिस्टर्ब करने लगते हैं भाई। अनुराग भदौरिया जी, समय कम है, मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूँ। सुधांशु जी जवाब दीजिए, मैं फेडर डाउन कर रही हूँ, आप सब जवाब दीजिए। हाँ, देखिए इनके साथ समस्या क्या है, इन्हें ना दिखाई पड़ता ना सुनाई पड़ता है। इन्होंने कहा खालिस्तानी, हमने बोला। कांग्रेस के सांसद रणवीर सिंह बिट्टू, जो कि बेअंत सिंह जी के बेटे हैं, उन्होंने सबसे पहले बोला था खालिस्तानी। और ये तो कांग्रेस की गैरत की बात है कि उन लोगों ने यह सेंटेंस बोला कि हमने इंदिरा को ठोक दिया था और मोदी चीज क्या है, कोट अनकोट ये शब्द, और उसके बाद कांग्रेस के लोग समर्थन करते रहे। वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी जी की मूर्ति के ऊपर उन्होंने खालिस्तान का झंडा फहरा दिया, तथा कथित खालिस्तान का तथा कथित झंडा, और उसके बाद कांग्रेस के लोग समर्थन करते रहे। उन्होंने जिस ढंग से कनाडा में वो निकली तो हमारी सरकार ने विरोध किया। इसलिए मैं कह रहा हूं, गैरत तो इन लोगों के अंदर नहीं है। ये सारी की सारी बातें पता नहीं अनुराग भदौरिया जी को याद ही नहीं आता किसने बोला था, क्या बोला था, केवल बोलना शुरू कर देते। और आज मैं अनुराग भदौरिया जी से पूछूं, हम मुद्दे की बात करते हैं, बताइए भारत में महंगाई की दर कितनी है और भारत में विकास की दर कितनी है? और अगर आप बेरोजगारी और उसकी बात कर रहे हैं, तो इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारी भविष्य निधि, इसमें आदमी पैसा तभी जमा करता है जब वो कहीं कर्मचारी बन जाता है। बताइए पिछले 2022-23 में ईपीएफओ का डाटा है, 1.5 करोड़ लोगों ने ईपीएफओ अकाउंट में पैसा जमा किया है नए। तो अब बताइए वो कहां से आ गए भाई? मार्च में 13,58,000 लोगों ने, बताऊं, इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस यानी जब कर्मचारी बने तो अपना हेल्थ का इंश्योरेंस कराया है। बिल्कुल। और पब्लिक के सवाल आ रहे हैं, पब्लिक के सवाल आ रहे हैं। अनीता का दिल्ली से सवाल है, इतना सीरियस मामला है, लेकिन जॉर्ज सोरोस के गैंग के साथ मीटिंग के आरोपों पर टमाटर का दाम गिनाना क्या उचित है? दैविक गौतम का जयपुर से सवाल है, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हो या उनका अंतर्राष्ट्रीय दौरा, हर जगह भारत विरोधी एजेंडा और टूल किट चलाने वाले लोगों की मौजूदगी को 2024 चुनाव में कैसे जस्टिफाई करेंगे? लोकेश जिंदल जी, इसका जवाब दीजिए। सीरियस सवाल। नाविका जी, राहुल गांधी जी की निंदा करके, मोदी जी की निंदा करके देश का कल्याण नहीं होने वाला। देखिए मुद्दे आज ये सत्ता में है, क्या ये महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, मणिपुर की बात करते हैं? नहीं बात करते। इनके पास एजेंडा क्या है? राहुल गांधी की निंदा करना।
आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास समय कहाँ? अगर अगले साल चुनाव आ रहे हैं, आप मणिपुर को तो बचा लीजिए, वहां तो लोग जल मर रहे हैं। आप देखिए, अगर भदौरिया जी बात करते कि टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, आपने क्या कदम उठाए, इस पर जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए, बेरोजगारी क्यों हो रही है? आप इन मुद्दों को उठाइए। मैं नहीं कहती कि मणिपुर इस देश में अहम मुद्दा नहीं है, या टमाटर के दाम या गृहिणियों को के चिंता की जो बातें हैं वो मुद्दे नहीं हैं, लेकिन क्या इन मुद्दों से जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो ढक सकते हैं? आज का सवाल ये है। नाविका जी, 2-3 बातें मैं हमेशा ये तर्क सुनती हूँ तो मुझे मन ही मन हंसी आती है। अगर विपक्ष इतना ही ज्यादा आग्रही है टमाटर के बढ़े हुए दाम को लेकर के, तो वो सड़कों पर क्यों नहीं है? वो टेलीविजन डिबेट में आकर के इस डिबेट को वैलिडिटी ही क्यों प्रदान कर रहे हैं? एक शब्द आया था वैलिडिटी और क्रेडिबिलिटी का, क्यों है? सारे नेताओं को बॉयकॉट करना चाहिए कि भाई हम डिबेट ही नहीं करेंगे। सारे किसान बोलने की आवश्यकता पड़ रही है, जो भी बोल रहे हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आपने जब कहा मैं तो उनके बीच में नहीं बोली, गलत है। न तो मैंने ये लोकेश जिंदल जी, कॉमन कर्टसी है। सुभ्राष्ट्रा जी आपके बीच में नहीं बोली, आप भी वही कर्टसी उन्हें दे दीजिए। और इस पैनल में मेरे अलावा वो अकेली महिला है, महिला नहीं, लेकिन उनका भी उतना ही हक है बोलने का जितना बाकी सबका है। तो बोल रही है, सुन लीजिए, उसके बाद मैं बाकियों पर आऊंगी। सुभ्राष्ट्रा जी, नहीं, सब काम नहीं, सब चीज की जिम्मेदारी इनको लगता है कि मुद्दा जरूरी नहीं है, ये जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाना जरूरी नहीं है, विश्वनाथन का मुद्दा उठाना जरूरी नहीं है। तो अगर जरूरी नहीं है, हमें लगता है कि यही मुद्दा उठाना जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि यह गैर जरूरी है, तो एक कम्युनिक राहुल गांधी की तरफ से आ जाए ना कि भाई वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं, तो क्यों ऐसे लोगों के साथ निकलते हैं जो भारत तोड़ने की बात करते हैं? विदेश जाते हैं तो ऐसे क्यों संदिग्ध लोगों के साथ मिलते हैं? ऐसा क्या कारण है कि पाकिस्तान का चरमपंथी ऑर्गेनाइजेशन राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ पाया जाता है? ये कम्युनिकेशन लोकेश जिंदल की बजाय राहुल गांधी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, अपने फेसबुक पेज से, जितनी जगह लाइव वाइव करते रहते हैं, डिबेट्स इतनी ज्यादा करते हैं अलग अलग विदेशों में जाकर के, तो एक बार बता दें कि भाई ऐसा क्यों है। वो कह दें कि कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ क्यों नहीं पाया जाता। ये तो राहुल गांधी की समस्या है, लोकेश जिंदल जी अपने सर पे क्यों ले रहे हैं इस समस्या को? होंगे ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मैं इससे इनकार नहीं कर रही, बिल्कुल, लेकिन एक नेता जो कि सांसद भी नहीं है। पब्लिक भी यही पूछ रही है। दिविशा ठाकुर मधुबनी से पूछ रही हैं, राहुल जी अपने कार्यक्रमों में संदिग्ध लोगों को से क्यों मिलते हैं? अजय खनेजा दिल्ली से पूछ रहे हैं, अनुराग जी बम विस्फोट में यदि किसी की टांग टूट जाए तो क्या उसे 5 रुपए किलो टमाटर अच्छा लगेगा? पीयूष का बिलासपुर से सवाल है, राहुल गांधी की मोहब्बत के आउटलेट देश में ज्यादा विदेशों में क्यों खोले जा रहे हैं? संजय मिश्रा भदोही से पूछ रहे हैं, आखिर राहुल गांधी सुनीता विश्वनाथ जैसे विवादित लोगों से मिलते ही क्यों हैं? अगर ऐसे लोगों से मुलाकात करेंगे तो सवाल तो उठेगा। मुद्दा सिर्फ यही है कि सवाल उठ रहे हैं, क्या सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए या नहीं, या मुद्दा भटकाने में ही कहीं ना कहीं समझदारी दिख रही है। जो लोग अमित मालविया पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं जरूर करें, लेकिन जब सवाल खुद पर उठते हैं तो जवाब दीजिए, क्योंकि देश के सामने दूध का दूध, पानी का पानी होने की बहुत जरूरत है। आज सवाल पब्लिक का शो पर सारे ही पैनलिस्ट को मैं धन्यवाद करती हूं और आपको बताती हूं आज कि इस डिबेट में इतना ही, लेकिन दूसरी तरफ आपको बताती हूं विजेता कौन रहे। 27 जून के हमारे कॉन्टेस्ट देखेगा नव भारत जीतेगा भारत में विनर्स के नाम आपके स्क्रीन पर है। अनुभा सक्सेना कानपुर से, संजय राणे मध्य प्रदेश से, अनीता शेषनाथ चौहान मुंबई से विजेता निकल कर आए हैं 27 जून के। आप सबको बहुत बहुत बधाई। लेती हूं आपसे इजाजत, पर जाने से पहले 2